Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about World History NCERT Class 9 Chapter 1 Part 3. So let's start student. So today we will discuss about French Revolution. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और जिसका हमारा आज पार्ट 3 है। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन की यानी कि एक तरीके से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, तो चित्र 5 में टेनिस कोर्ट में शपथ लेते हुए एक पूरा का पूरा चित्र बनाया गया है जो कि नेशनल असेंबली में लगाया जाना था, और ये जो चित्र है वो लुई डेविक के द्वारा बनाया गया था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए, तो उस समय फ्रांस की एक तरीके से हालात किस तरीके से चल रहे थे। तो उस समय एक तरीके से जब नेशनल असेंबली में संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, तो ऐसे में बहुत सारे जो फ्रांस के लोग थे वो एक तरीके से आंदोलित हो रहे थे। तो ऐसे में आप लोगों को पता ही होगा, फ्रांस में आर्थिक मंदी का भी दौर चल रहा था, यानी कि एक तरीके से इन्फ्लेशन जो था वो इन्फ्लेशन का दौर फ्रांस में चल रहा था। वो क्यों चल रहा था? क्योंकि वहाँ पर विद्रोह और आंदोलन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लंबे समय से चल रहे थे, और आखिर फ्रांस की स्थिति भी यही रहती थी अधिकतम कि एक तरीके से रूमर्स को फैला दिया जाता था, और रूमर्स को फैलाने के बाद आर्थिक मंदी का दौर और आंदोलन और विद्रोह जो थे वो छिड़ जाते थे। तो यही चीज़ें होती थी। फिर एक्चुअली उन आर्थिक मंदियों का फ़ायदा उठाने के लिए जो कुछ बेकरी वाले होते थे या कुछ एक तरीके से जो दुकानदार होते थे, तो उन्होंने अपनी वस्तुओं और सेवाओं को अधिक पैसों में देने के लिए एक तरीके से उन्होंने उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो फ़ायदा उठा करके जो 14 जुलाई को बास्तिल पर उन्होंने धावा बोल दिया, क्योंकि काफ़ी सारी जो महिलाएं थीं वो एक तरीके से गुस्सा हो गई थी। वो क्यों गुस्सा हो गई थी? क्योंकि घंटों के बाद वो खड़े रहे और उनको एक तरीके से पाव रोटी नहीं मिली थी। तो इस तरीके से मतलब ये सभी सिचुएशन जो थी वो वहाँ पर क्रिएट हो रही थी। तो देहाती इलाकों में गांव-गांव में अफवाह फैल गई। अब देखिए, तो अफवाह फैला दी गई थी कि जागीरों के लिए मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह जो है वो बुला लिए हैं, जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। तो कई जिलों में भय से आतंक से होकर किसानों ने कुदालतों और बेचलों के ग्रामीण किले पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और सभी जो लगान संबंधी यानी कि जिनसे लगान एक तरीके से वसूला जाता था, उन संबंधित डॉक्यूमेंट्स को भी उन्होंने जलाकर राख कर दिया। तो कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। तो देखिए, तो कुलीन तो यानी कि कुलीन, हम लोगों ने एक तरीके से फ्रांस के समाज के बारे में बात की थी। तो एक तरीके से पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और एक तरीके से थर्ड स्टेट्स में आता था, यानी कि 3 स्टेट्स में फ्रांस के जो समाज है उसको बांटा गया था। ऑलराइट, तो उसमें कुलीन वर्ग जो था वो भारी संख्या में एक तरीके से कुछ देश को छोड़कर भाग गए थे और कुछ एक तरीके से अलग अलग जा करके वो बिखर गए थे। ऑलराइट, तो अपनी विद्रोह प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब यह संविधान का अंकुश होगा, यानी कि एक तरीके से संविधान को एक तरीके से लागू किया जाएगा, यानी कि सभी जनता पर संविधान जो है वो लागू होगा। तो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने कर्तव्य और बंधनों वाली सामिति व्यवस्था को अनुमूलन का आदेश पारित किया। तो पादरी वर्ग के लोगों, यानी कि जो कि फर्स्ट स्टेट्स के लोग होते थे, तो उनको भी विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया। तो धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च में स्वाभाविक वाली भूमि जब्त कर ली गई। तो इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। एक तरीके से अब जो गवर्नमेंट है एक तरीके से संविधान के अकॉर्डिंग, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अब वो चलने लगी। एक तरीके से जितने भी जन्माधिकार थे, जैसे कि पादरियों के जन्माधिकार थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे यानी कि सेकंड स्टेट्स के लोग, उनके जन्माधिकार थे, तो उनको एक तरीके से सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। तो देखिए, तो पहले हम चित्र 6 में देख लेते हैं। तो भय की लहर का प्रसार। तो मानचित्र में हमें पता चलता है कि जो किसान थे वो जरूरत थे कि एक दूसरे की जगह से फैलने लगे थे। तो देखिए, इस चित्र में आप इन बिंदुओं के द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, जो आप एक ग्रीन देख पा रहे हैं, तो ये भय की लहर से प्रभावित इलाके हैं, और जो 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र हैं उनको थोड़ा ये स्किन कलर में दिखाया गया है।
और ये थोड़ा एरो आकार का जो भय की लहर का विस्तार हुआ और प्रमुख भगदड़ के बाहरी हिस्से इस तरीके से दिखाए गए हैं। तो देखिए, तो बोधरो यानी कि एक तरीके से भय की लहर से प्रभावित इलाका था। फिर ये आपका लुहास यानी कि 1700 ये एक तरीके से 1789 वाला विद्रोह वाला इलाका था। तो ये तमाम इलाके थे। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी कि एक ऐसा राजतंत्र जहां पर संविधान काम करता था। तो देखिए अब हुआ क्या। तो यानी कि जो नेशनल असेंबली थी उसने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। तो प्रारूप कब पूरा किया था? 1791 में, यानी कि 1791 में। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सम्राट की शक्तियां हैं उनको सीमित कर दिया जाए। तो एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इस शक्तियों को विभिन्न संस्थानों, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्ताक्षरित कर दिया जाए। तो यानी कि एक व्यक्ति विशेष को शक्ति न देकर एक तरीके से उसको कई भागों में बांट दिया जाए। तो उसे किस भागों में बांटा? विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, जो कि वर्तमान समय में आज हमारे भारत में भी, भारत के संविधान में भी यही व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। ऑलराइट, तो इसमें विभाजित एक तरीके से हस्ताक्षर करने का एक तरीके से मंजूरी दी। तो इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव बढ़ी। तो चित्र 7 में हम देखेंगे कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। तो देखिए, तो पहले आता है हमारा कार्यपालिका। तो देखिए, तो कार्यपालिका ये है हमारी न्यायपालिका और ये है विधायिका। तो यहाँ से सक्रिय जनता है और निष्क्रिय जनता है। तो यहाँ से वोट देकर एक तरीके से निर्वाचक इनको किया जाता है, फिर वोट दी जाती है नेशनल असेंबली को, उन 745 सदस्यों को। तो एक विधायिका जो है वो बनती है, उसके नियंत्रण जो है वो पूरा का पूरा कार्यपालिका यानी कि एक तरीके से सम्राट करता है, और जो विधायिका है वो मंत्रियों को एक तरीके से चलाती है। उसके बाद हमारी आती है सर्वोच्च में न्यायपालिका, यानी कि सर्वोच्च जो है वो न्यायपालिका को माना गया है। ऑलराइट, तो 1791 के संविधानिक के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था जो है वो इस तरीके की थी। तो देखिए, तो सन 1791 के संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को था, वो सौंप दिया गया था। तो नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, यानी कि वो इनडायरेक्ट तरीके से चुनी जाती थी। तो ऐसा क्यों? अब देखिए, तो सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। जो पुनः असेंबली को सदस्य को चुनते थे वो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। तो एक तरीके से सभी लोगों को मतदान के उस समय अधिकार नहीं थे, जैसा कि इस चित्र में भी हम लोगों ने देखा। तो देखिए, तो निष्क्रिय नागरिक जो थे मताधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि लगभग 30 लाख पुरुषों और महिलाओं, बच्चों व 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं थे, और जो सक्रिय व्यक्ति थे यानी कि जो 25 वर्ष से उम्र के ऊपर के व्यक्ति थे उनको मताधिकार प्राप्त था, यानी कि एक तरीके से वोट देने का अधिकार उनको प्राप्त था। ऑलराइट, तो देखिए, तो ऐसे में पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था। यानी कि ऐसे में बस केवल पुरुष ही थे जिनको एक तरीके से सक्रिय की श्रेणी में रखा गया था, जिनको मत देने का अधिकार था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बाद कर चुकाते थे। तो शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यानी कि करदाताओं की उच्चतम श्रेणी, यानी कि जो कर एक तरीके से देते हैं उनकी उच्चतम श्रेणी में उनको होना जरूरी था। तो देखिए, तो चित्र 8 में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। तो देखिए, तो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो कि 1790 में ले बार्बिया द्वारा बनाया गया था। तो दाईं ओर में आप देख पा रहे होंगे कि आकृति फ्रांस को दर्शाती है और बाईं ओर में कानून को निरूपित करती है। तो देखिए, ऑलराइट, तो ये स्रोत गए है जो कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है। तो इसे पॉज करके आप एक तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज होती है, और स्रोत गए को भी आप पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, और जो भी इससे एक तरीके से क्वेश्चन बनता है या आपको इसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट दिखती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ऑलराइट, तो देखिए, तो संविधान जो है वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ जो था वो शुरू हुआ। तो जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता के आधार पर कानून जो है वो बराबरी का अधिकार के नरसंगिक व अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे
और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था और राज्य का एवं कर्तव्य माना गया कि वे प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें। तो एक तरीके से जो नेशनल असेंबली थी, तो एक तरीके से इस तरीके की योजना के द्वारा संविधान को उन्होंने पारित किया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए तो राजनीतिक प्रतीकों के मायने, तो क्या मायने थे, तो 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृति एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिया ने अपनी पेंटिंग चित्र आर्ट में अधिकारों की घोषणा पत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग आए किया। तो इन प्रतीकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो पहले आप लोगों को पता ही होगा कि ज़्यादातर जो लोग थे वो फ्रांस में इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे। तो यानी कि अधिकतम जो लोग थे वो एक तरीके से कृषि पर ही डिपेंड थे और मजदूरी पर डिपेंड थे। तो कुछ लोग थे जो पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखों ने एक तरीके से एक मुहिम चलाई जिससे कि वो भी इस चीज़ को समझ पाए। तो देखिए, तो टूटी हुई जंजीर का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, छड़ों का बाछीदार एक तरीके से गट्ठर यहाँ देख सकते हैं, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख आप ये देख सकते हैं, राजदंड देख सकते हैं। तो इस तरीके के तमाम चित्रों को आप देख सकते हैं। तो इन चित्रों को आप पढ़ेंगे जिससे कि आपको एक तरीके से जो ये चित्र हैं इनका मतलब आसानी से समझ आ जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो देखिए, तो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों की तनावपूर्ण बनी रही थी। तो यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, तो परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। तो फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। तो लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, तो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। तो प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कोलिन के विरुद्ध जनता की जंग के लिए रूप जो था वो उन्होंने बना लिया। तो उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उन्हें कवि राजेंद्र दिलाइल द्वारा रचित मार्सिल्स भी कहा था। तो यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिल हो गया और जो अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। तो देखिए, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात तो हमें पता चलती है कि फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या है, तो मार्सिल। तो मार्सिल के एक तरीके से वो लोकप्रिय गीत किस तरीके से बना और एक तरीके से राष्ट्रीय गान किस तरीके से बना, तो आप लोगों को ये भी बात पता चल गई होगी। तो देखिए, तो क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। तो आप लोगों को पता ही होगा, अक्सर जब कोई भी देश जो है वो गृह युद्ध करता है या आंदोलन की स्थिति वहाँ पर बनती है, तो भारी गिरावट जो है वो एक तरीके से इकोनॉमिकली आती है, यानी कि आर्थिक रूप से गिरावटें आती हैं। तो आर्थिक रूप से जब गिरावटें आती हैं तो एक तरीके से बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ने पर जिससे देश में जो है वो सुविधाओं पर एक तरीके से प्रतिबंध लगता है, यानी कि सुविधाएं कम हो जाती है। तो पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ गई थी। तो देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। तो एक तरीके से उस समय भी कहीं ना कहीं एक तरीके से भेदभाव की जो है वो स्थिति थी। तो इस स्थिति आपको पता ही होगा कि जब अमीरों को एक तरीके से विशेष अधिकार प्राप्त थे, तो गरीबों के साथ एक तरीके से कहीं ना कहीं उनका शोषण किया जा रहा था। तो ऐसे में लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब्स सबसे सकल था, जिनका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से पर पड़ा, तो जो अब इस राजनीति समूह का अड्डा बन गया था। तो इस पूरी अवधि में महिलाओं भी जो थी वो सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। तो इस अध्याय के खंड 4 में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो गतिविधियां और मांगों के बारे में जो है वो हम जानेंगे। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्सों से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। तो उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर्स था। तो जैकोबिनों ने एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह
धारीदार लंबे पतलून पहनने का निर्णय लिया। तो ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस यानी कि घुटना घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। तो यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका तरीका था। तो देखिए, तो कॉन्वेंट होता है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। तो ये कॉन्वेंट आप याद रखेंगे। तो देखिए, तो जो आप ये नए शब्द इसमें देख पा रहे हैं, तो इनको आप कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे, क्योंकि जब आप एक अच्छा उत्तर लिखते हैं, यानी कि जब आप एक मेंस की राइटिंग करते हैं, तो मेंस की राइटिंग के लिए शब्द जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है, और जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इंप्रेशन जो है वो चेक करने वाले पर यानी कि एग्जामिनर पर जमाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको मेंस की राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए टिप्स देता रहूँगा, और चैप्टर के लास्ट में आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित जो यूपीएससी मेंस में परीक्षा में पूछे गए हैं वो प्रश्न भी आपसे डिस्कस करूंगा। ऑलराइट। तो देखिए, तो चित्र 9 में सी कुलांत जो कि बिना बिचेंस वाले हैं, एक तरीके से दंपत्ति, एक तरीके से आप पतलून देख सकते हैं कि किस तरीके की पतलून जो है वो पहनी है, जिसको हमने इस पैराग्राफ में समझने की कोशिश की। ऑलराइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ऑलराइट। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।